वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। तो आज क्लास में हम सीटेट में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे चाइल्ड पेडागोगी से रिलेटेड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंट थ्योरी। इनके इनमें से कौन सी जो फिगर दे रखी है, चार फिगरों में से एक में से कौन से में पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की गई थी, उसके हिसाब से ये फिगर ठीक है। तो देखिए, अब उनके हिसाब से पियाजे के हिसाब से जो बच्चे का विकास होता है वो 4 स्टेजेस में होता है और उसी के हिसाब से उसकी बौद्धिक क्षमता हर उम्र के हिसाब से बढ़ती रहती है। उसकी सोचने समझ की क्षमता तो वो कैसी होगी, वो लगातार ऊपर की ओर जाएगी। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे का विकास हो रहा है वो एकदम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, थोड़ा फिर ज्यादा। और जो कि सेकंड में क्या है, कर्व बन रहा है और फोर्थ में नीचे की तरफ जा रहा है और थर्ड में नीचे की तरफ और फोर्थ में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो जो विकास होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक ही उसके साथ चलेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी टू ड्राइंग अ स्क्वायर। यानी कि एक अध्यापिका देखती है कि एक बच्चे को स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ही सी अज्यूम्स दैट दिस स्टूडेंट आल्सो वुड फाइंड डिफिकल्ट टू ड्रॉ टू डायमंड। यानी कि अब इससे क्या होगा, टीचर को ये भी अब ऐसा लगता है कि जानने के बाद उसे फिगर में प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, वो डायमंड की फिगर भी नहीं बना पाएगा। ही सी अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट अ एजम्पशन। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि विकास के कौन से सिद्धांत उन्होंने का यूज किया ये बात को समझने में कि जो उसको फर्स्ट चीज में प्रॉब्लम आ रही है स्क्वायर में बनाने में, वही प्रॉब्लम उसको डायमंड बनाने में आएगी। बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन से विकास का सिद्धांत है। तो पहला बोला है कि डेवलपमेंट टेंड टू फॉलो एन ऑर्डर एंड सीक्वेंस। जो विकास होता है उसका एक सीक्वेंस होता है ना। सेकंड ने बोला है कि डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटरी। थर्ड ने बोला है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल लगातार। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट पर्सन तो होगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ग्रेजुअल भी नहीं हो रहा और सेलिब्रेटरी भी नहीं हो रहा। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सीक्वेंस हमारे सामने आया है कि अगर ये फिगर नहीं बना पा रहा है, अगर स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो डायमंड की प्रॉब्लम कैसे बनाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है, जिसने बोला हुआ है कि डेवलपमेंट टेंड टू फॉलो एन ऑर्डर सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इनमें से कौन सा एक हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और जो वातावरण के बारे में मानव के विकास के लिए बातें बोली जाती है वो सही है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा हुआ है बेसिकली। तो फर्स्ट में बोला हुआ है कि द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स। यानी कि जो वातावरण का जो भूमिका होती है वो एकदम निर्धारित होती है। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। यानी बल्कि जो वंशानुक्रम है वो बदलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वातावरण का रोल फिक्स है, चलो वो भी रोल बदल सकता है पर हेरिडिटी तो कभी बदलती नहीं है। हेरिडिटी तो आपके पेरेंट्स से जो आपको आगे आपके अंदर समाहित हो चुकी है, आपके आइज का रंग हो गया, कुछ भी हो सकता है ना हेरिडिटी में वंशानुक्रम में, तो ये तो होगा नहीं। फिर बोला जाता है थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि ये जो थ्योरी है ना व्यवहारवाद की, क्योंकि किस पे बेस है, मानव के प्रकृति पे बेस है कि ह्यूमन विकास पे बेस है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत तो क्या हो जाएगा कि वो चीजें बदलने की बात करते हैं, है ना, कि ह्यूमन के विकास को हम बदल सकते हैं। फिर बोला है कि थर्ड में बोला है कि रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इन दोनों का क्या है, अलग अलग मतलब बदल भी सकते हैं। रिलेटिव इफेक्ट यानी कि मिलकर इनका इफेक्ट काम करता है एक दूसरे पे विकास में। तो ये हमें स्टेटमेंट सही लग रहा है क्योंकि विकास और वातावरण होता है दोनों ही मिलकर काम करते हैं आपस में बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और जो विकास के विभिन्न विभिन्न पक्षों में बदलाव लेके आते हैं, है ना, ये बोल रहा है, तो ये ठीक है। तो फोर्थ में क्या बोला था, फोर्थ ने बोला है कि द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो तो ये तो वैसे ही कुछ मतलब है नहीं इसका, खाली ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफ्टन हैव एन हाइडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। यानी कि हम जब समाजीकरण की बात करते हैं स्कूलों में, है ना, समाजीकरण की बात जब होती है उसके हिसाब से
अब बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसका जो ये पाठ्य रूप पाठ्यचर्या जो हम निर्धारित करते हैं, उसके अंदर एक ऐसी छुपी हुई करिकुलम हम बनाते हैं जहाँ से बच्चे का किस तरह की डेवलपमेंट होती है, बेसिकली ये बोल रहा है। पहला वो तो किस टाइप की होती है बेसिकली, पहला है फोर्सिबल लर्निंग थिंकिंग आंसर बिहेविंग इन पर्टिकुलर वेज बाय इमिटेटिंग पीएस एंड टीचर। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है उनकी लर्निंग को, उनको सोचने, उनको बिहेव करने के लिए, उनको व्यवहार में एक तरह का व्यवहार करवाने के लिए इसमें बच्चों को फोर्स किया जाता है। सेकंड में बोला हुआ है कि द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हम बच्चों को इंटरेक्ट करवाते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी गतिविधियां करवाते हैं जहां पर बच्चे एक सोशल रूप से प्रेजेंट होकर इन सब चीजों को इनफॉर्मल क्या हो गया, अनौपचारिक रूप से, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या सीख लिया है, इस तरह से हम उनको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, हाइडन हो गया। तो यहीं से हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हम लोग इनको दे रहे हैं इनफॉर्मल वे में, खासकर कैसे इंटरेक्ट करके, मटेरियल का यूज करके, और यहाँ पे उनको खुद भी नहीं बच्चों को पता होता है, जैसे कि प्रेयर्स हो जाती है, या फिर हम उनको एक्टिविटीज करवाते हैं, ड्रामा करवाते हैं, म्यूजिक करवाते हैं, उनको डिबेट में पार्टिसिपेट करवाते हैं, या फिर उनके अंदर वैल्यू, उनसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं, या फिर हम सोशल एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं उनसे, इस तरह से। फिर थर्ड में था कि नेगोशिएटिंग एंड रेजिस्टेटिंग सोशलाइजेशन फॉर स्टूडेंट थ्रू देयर फैमिलीज। अब परिवार की बात कर रहे हैं कि उनसे मेल जुलाप करके बच्चों में हमें हाइडन करिकुलम, तो ये नहीं है। फोर्थ ने बोला है कि टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यू एंड एट्रीब्यूट, यानी कि टीचिंग और असेसमेंट का वैल्यू को हम इसमें यूज करते हैं, है ना, टीचिंग और असेसमेंट में। तो ये भी अगर हम टीचिंग और असेसमेंट में करने लगेंगे तो वो तो हाइडन तो होगा नहीं ना। तो इसमें बेस्ट आंसर जो है वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कांट बी ड्राइव फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनके इनमें से कौन सी बातें, हम पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की बात वो करते हैं पियाजे, उसमें से हम ये बात नहीं निकाल सकते। तो बात हम इम्प्लीकेट, यानी कि ये प्रूफ नहीं होता है, नहीं, ये बात नहीं बताई गई है पियाजे ने, है ना। तो पहला है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन, रेडीनेस टू लर्न, कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये भी आगे देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हम बच्चों की, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे। थर्ड में बोला है डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि बच्चे खोजपूर्ण तरीके से सीखते हैं। फोर्थ ने बोला है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, हमको बोलकर पढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए पियाजे की थ्योरी का सबसे बड़ा जो वर्बल की बात उसमें हो रही है, वर्बल की बात तो जो वर्बल की टीचिंग की उन्होंने नहीं कही थी, बाकी जो बातें बोल रखी हैं कि सेंसिटिविटी की और फिर एक्सेप्टेंस की, हम इंडिविजुअल डिफरेंस में उनकी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, उसमें तो साफ पता चलता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी सोच का विकास करते हैं और उसके हिसाब से समाज में सीखते हैं। समाज में क्या, अपनी बौद्धिक क्षमता के स्तर पे अलग अलग स्टेजेस में सीखते हैं। और डिस्कवरी में वो बच्चे जितना खोजपूर्ण तरीके से सीखेंगे उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट है। बाकी रेडीनेस ऑफ टू लर्न, ये भी बच्चे तत्पर रहते हैं सीखने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, विच इज नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ये हमारा जो पियाजे ने नहीं बोला था, कि थोड़ी से नहीं पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कॉल्सबर्ग की जो थ्योरी है, नैतिक विकास की थ्योरी उन्होंने जो दी थी, उसके हिसाब से इसमें से कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे ये पूछा है। पहला है कि वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, यानी कि वेरिएबल मतलब इसमें बदलता रहते हैं, स्टेजेस में ये चीजें बदलती रहती हैं। सेकंड में बोला है कि स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड आर नॉट जनरल पैटर्न। थर्ड में बोला है कि यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, यानी कि ये जो पैटर्न उन्होंने जो बातें उन्होंने मोरल डेवलपमेंट बोली है वो सार्वभौमिक रूप से, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही तरह से लागू होगी। फोर्थ ने बोला है कि स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हेरियर्किक मैनर, यानी कि उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं अपने स्टेजेस में, वो क्या होगी, वो ऊपर नीचे नहीं होगी, यानी कि ऊपर नीचे होती रहेंगी आपस में। तो ये भी गलत है, क्योंकि उनकी जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो हर जगह एक ही समान तरीके से लागू होती है, हर जगह हर बच्चे में वही सेम डेवलपमेंट होगी। इस वजह से इनकी मोरल डेवलपमेंट की जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यूनिवर्सली सीक्वेंस में है और हर जगह हमारे ऑल कल्चर में, चाहे वो हमारे देश में कहीं भी हो, हर क्षेत्र में हो, या फिर कहीं भी आउट मतलब कंट्रीज की बात कर ली जाए, वो क्या हो जाएगा, वो एक ही जैसा होगा। इस वजह ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट।
यानी कि टीचर क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो अपनी एक्सपर्टीज में, मतलब अपने अनादत, तो जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने रियल वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम को, मतलब क्लासरूम, तो ये क्या किस टाइप का मेथड है, तो पहला है कि ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड में है कंस्ट्रक्टिव, थर्ड में है टीचर सेंट्रिक, फोर्थ में है सोशल कंस्ट्रक्टिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ट्रेडिशनल नहीं, कंस्ट्रक्टिव देखिए कंस्ट्रक्टिव संरचनावाद की बात हो जाती है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे सोशली यानी कि एक दूसरे से मेल मिलाप करके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है सोशल कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि टीचर सेंट्रिक तो है नहीं, क्योंकि दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे, बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी और टीचर भी। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि ये सोशली कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, दोनों के आपस में मिलजुल के एक नई नॉलेज समझ रहे हैं, दोनों ही आपस में रियल वर्ल्ड में काम करके, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 है यहाँ पे, वो करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड एट ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन सी बातें होनी चाहिए, जिसमें बोला जाता है इक्वल एजुकेशन के बारे में, सबको अवसर देने के बारे में बात होती है, उसमें से ये बातें कौन सी सही हैं। पहला है रिसीव इक्वल एजुकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ग्रेड, कलर, रीजन एंड इक्वल, मतलब इसमें बोला हुआ है कि आप कास्ट एजुकेशन इनके अलग होने के बावजूद आपको हक होता है कि आप इक्वल एजुकेशन लें, सामान्य तौर पे। सेकंड में बोला हुआ है कि टू अलाउ टू प्रूव देयर कैपेसिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, इसमें आप उनकी कैपेसिटी को प्रूव करते हैं आफ्टर, कैसे, उनको इक्वल एजुकेशन देने के बाद। थर्ड ने बोला है कि टू प्रोवाइड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड एंड मटेरियल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, तो ये नहीं होगा क्योंकि बेसिकली इसमें अलग टाइप के मेथड की बात कर रहे हैं। फोर्थ ने बोला है कि बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, यानी कि हमें कैसे, देखो इसमें राइट की जब बात बोल रहे हैं तो राइट का तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो ये कोई वो तो है नहीं अपना, कोई अपना क्या बोलते हैं, हाँ कोई पॉलिसी तो है नहीं इसमें। क्या बेसिकली प्रगति शिक्षा में क्या होगा कि आप बच्चों को ऐसे, मेन मकसद तो यही होता है कि आप उनको ऐसी नॉलेज दे, ऐसा एजुकेशन दे ताकि वो अपने फ्यूचर लाइफ की, मतलब उनके फ्यूचर तक काम आए। टू बी प्रोवाइडेड एजुकेशन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, उनके लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो एजुकेशन, और लाइफ उनकी लाइफ लॉन्ग उनके काम आए, उनके काम में और उनकी लाइफ में भी काम आए। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे, यानी कि जब पियाजे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दे रखी है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने कौन सी इनमें से एक चीज को अंडर एस्टिमेट, यानी कि उनको नकारा है कि उसको नीचा करके दे, नीचा यानी कि अंडर एस्टिमेट, उसको नकारा हुआ है। ओके, तो पहले हेरिडिटी, तो हेरिडिटी तो नहीं उन्होंने करवाया। थर्ड सेकंड है सोशल इंटरेक्शन, थर्ड है इगोसेंट्रिक स्पीच, फोर्थ है एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। तो देखिए उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बोला है, क्योंकि देखिए हेरिडिटी से भी बच्चे का मानसिक जो उनका है वो आता है, इगोसेंट्रिक स्पीच वो उनका एक किसी उनका पार्ट है, उनके जो स्टेजेस दिए हैं कि बच्चे इगोसेंट्रिक हो जाते हैं। फोर्थ में एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, इसमें भी उनके बच्चे की वो दिख रही है, उनकी विशेषता किसी स्टेज की है ना। खाली सोशल इंटरेक्शन की बात जो उन्होंने करी है वो पार्ट है, वो नहीं है पार्ट हो, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि एन 11-year-old चाइल्ड स्कोर ऑन स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल इज 130, यानी कि एक 11 साल का बच्चा जो स्टैनफोर्ड बिनेट ने इंटेलिजेंस जो थ्योरी दे रखी थी, जिसके हिसाब से हर बच्चे का IQ अलग होता है ना, IQ अलग होता है उसके हिसाब से। अब अगर एक बच्चे का IQ 130 है तो आगे बोला हुआ है कि U100 and A15 in a normal probability curve. Calculate the percentage of 11-old children this child has scored better than. यानी कि अभी 11 साल के बच्चे का जो IQ है 130 ये कितने बच्चों से आगे है, पूछा हुआ है कि चिल्ड्रन दिस हैड बीन स्कोर बेटर देन, कितने अच्छे ज़्यादा बच्चों से अच्छा स्कोर कर रखा है। तो ये देखो अगर हम 100% मान लें टोटल बच्चों को कि हमारे पास 100 टोटल बच्चे हैं, जो 100% सब बच्चों को लेके देखा जाए तो बेसिकली हर स्टेजेस पे हर जो बच्चों का जो मानसिक रूप से जो हम IQ देते हैं बच्चों को, आइडल को हो गया, क्रिएटिव को हो गया, नॉर्मल को हो गया, तो हर इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। कितने बच्चे हर ग्रुप में अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल में आते हैं, हाई परसेंटेज पे आते हैं, और उसके बाद क्रिएटिव में, मतलब उसके बाद लेवल कम होता रहता है।
उसमें कम बच्चे आते हैं, जैसे कि आइडल बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत, है ना, तो उसमें ये बच्चे आ रहे हैं क्योंकि इसकी आईक्यू कितनी है 130, और जो आइडल बच्चों की आईक्यू होती है 120 के ऊपर होती है। इस वजह से इसकी जो आईक्यू है वो आइडल बच्चों की, अगर ये आइडल बच्चों में आता है तो आइडल बच्चों में तो बहुत कम बच्चे होते हैं, और विच इज ऑलमोस्ट 2% होते हैं, है ना। अगर ये 2% है, ये बच्चे, ऐसे बच्चे 2% है, तो ये कितने बच्चों से आगे होगा? 98% से। 98% इसके पीछे हो, ये 2% बच्चे हमारे मतलब इतने बच्चे आगे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज 98%, क्योंकि 98% स्कोर है, कितने बच्चे इसके पीछे हैं इसकी बुद्धि के हिसाब से। तो ये हमारा 11 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि इनमें से कौन सी थ्योरी, कौन सी बात, ऑब्जर्वेशन यानी कि जो वो देख रहे हैं एक बात, स्टेटमेंट, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो उन्होंने थ्योरी दी है उससे सही ठहराई जाती है। पहला है कि डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी सेपरिंग अदर्स, यानी कि अगर अब किसी इंसान का किसी एक दिमाग का एक कोई चीज़ खराब हो गई है, मतलब इफेक्ट कर गई है किसी भी वजह से, तो उसकी बाकी की पर्टिकुलर एबिलिटी है वो नहीं होगी, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। सेकंड में बोला हुआ है कि इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस जो होता है एनालिटिकल क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के थ्रू देखते हैं। थर्ड में बोला है कि डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इन नेचर, तो ये तो होता नहीं है, क्योंकि अगर बाकी इंटेलिजेंस को ऊपर नीचे करके देखा जाए सब बराबर ही होते हैं इंटेलिजेंस। फोर्थ में बोला है कि टीचर्स शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि अध्यापिका को ना एक ही टाइप की थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए जब वो थ्योरी का इस्तेमाल कर रही होती है, जब पढ़ाने का डिजाइन कर रही होती है अपने पढ़ाने के तरीकों को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जब फर्स्ट में बोला हुआ था कि अगर आपका एक दिमाग का कोई एक हल्का सा कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखिए अगर आपके एक पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है तो बाकी चीज़ों पे तो असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप किसी और चीज़ में अच्छा कर सकते हो, जो उनकी थ्योरी है आर्ट, उन्होंने जो स्पेसिफिक स्किल्स बताई हुई है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, लोगों की हॉबीज की तरीके से, तो एक पे असर पड़ेगा तो दूसरे पे तो नहीं पड़ेगा ना। इस वजह से यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन बोले थे वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। जैसे सेकंड में भी बोला था कि एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बल्कि इसमें तो बहुत सारे टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, खाली ये सब नहीं होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एबिलिटी और एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होगी, जब हम बच्चों को क्लासरूम में क्या करते हैं, उनकी जो क्षमता है ना, जैसे कि फर्स्ट बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको अलग करो, जो उसके कम है नॉर्मल है उनको अलग करो, उसके नीचे जो आते हैं उनको अलग करके क्या करो, ग्रुपिंग कर दो, अलग अलग तरीके से कर दो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, या तो अच्छे बच्चों को साथ में ले लीजिए, नहीं तो इनको मिक्स कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो नीचे हैं उनसे वो आपस में घुल मिल के अच्छे से सीख सके, है ना। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि बच्चे जो है ना वो होमोजीनियस ग्रुप में बहुत अच्छा सीखते हैं। अब होमोजीनियस ग्रुप क्या हो गया कि एक ही तरह का ग्रुप, मान लीजिए अगर इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस बच्चों को एक ग्रुप में डाल देंगे, नॉर्मल बच्चों को एक ग्रुप में। अगर ऐसा करेंगे तो किसी को बेनिफिट ही नहीं होगा। सेकंड में बोला है कि फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस, तो फिर से बोल रहे हैं कि होमोजीनियस रखिए। देखिए होमोजीनियस नहीं रखेंगे, है ना, आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं, बट इतना समझ लीजिए होमोजीनियस में क्या होगा कि एक ही टाइप के बच्चों को, इंटेलिजेंस बच्चों को एक ही तरह से रखेंगे, है ना। थर्ड में बोला हुआ है कि चिल्ड्रंस आर इंटॉलरेंट एंड डोंट एक्सेप्ट डिफरेंस, बच्चे क्या होते हैं वो सहनशील नहीं होते हैं और इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डोंट एक्सेप्ट डिफरेंसेस। अब अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे इस तरह से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ में देख लेते हैं, टीचर मे नॉट यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर द डिफरेंस एबिलिटी ग्रुप, यानी कि टीचर में यूज, तो टीचर को क्या करना चाहिए, मल्टी लेवल टीचिंग का यूज करना चाहिए, अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए डिफरेंट इन एबिलिटी ग्रुप्स के लिए। तो देखिए ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप की एबिलिटी वाली ग्रुपिंग हमने है बच्चे, तो हमें क्या करना होगा कि हमें अच्छे मल्टी लेवल यानी कि अप एंड डाउन करके अपने लेवल्स को पढ़ा के बच्चों को पढ़ाना होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समटाइम्स समेटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द सेंस कि जब हम एक यूनिट के बाद बच्चों ने कितना सीखा है वो देखने के लिए बच्चों का टेस्ट लेते हैं, वो होता है। और बोल रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कर सकते हैं, यानी कि वो समेटिव असेसमेंट की तरह हो सकता है और वाइस वर्सा, तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनकी पैटर्न अलग होता है, उनके सीक्वेंस अलग होते हैं और दोनों का उद्देश्य अलग होता है। और सेकंड ने बोला कि द समेटिव असेसमेंट इम्प्लाइज दैट असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। और तो समेटिव असेसमेंट क्या बोला कि कंटिन्यूअस होता है और लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो देखते हैं आगे। थर्ड ने बोला हुआ है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मेन मकसद ये होता है कि हम बच्चों के कितना उन्होंने अचीव कर लिया है अब तक पढ़ाई में वो देख सके, है ना, ये बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें करेक्ट लग रहा है। फोर्थ ने बोला हुआ है कि द फॉर्मेटिव असेसमेंट समराइज द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, यानी कि द फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करेगा, ये देखेगा एक टाइम इंटरवल पे देखेगा, एक टाइम इंटरवल। हाँ, यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हमारा कब होता है, जब हम कोई क्लास खत्म हो, कोई हमारे जो सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म हो गया है उसके बाद हम देखते हैं, टीचर्स देखती है यूनिट के खत्म होने के बाद में। और क्यों, ताकि हम मतलब टाइम इंटरवल पे होता रहता है ताकि हम ये चेक कर पाए कि बच्चे ने कितना सीखा है और अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसको सुधार सकें। और उससे क्या होता है, हम उसने कितनी डेवलपमेंट कर लिया एज ए लर्नर, कितना सीख चुका है ये देख पाते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक ही सेज, यानी कि एक अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को ये बोलती है कि एक कॉन्सेप्ट मैप करने को बोलती है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये देखना चाहती है कि एक बच्चे ने कितना अब जो उसको पढ़ाया गया है वो कितना समझ पाया है यहाँ पे एक किसी विषय के बारे में, है ना। तो वो क्या करेगी, पहला है कि जॉगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे के बौद्धिक क्षमता को जानने की कोशिश करेगी। सेकंड है कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो FA के टेस्ट लेगी, है ना। FA यानी कि जो हम यूनिट खत्म होने के बाद या फिर किसी भी चैप्टर्स होने के बाद लेते हैं टू चेक वेदर द हैव, यानी कि उन्होंने कितना समझा और कितना नहीं। थर्ड ने बोला हुआ है कि टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट, है कि हम बच्चों को ये जान पाए कि इन्होंने जो पढ़ा हुआ है उसका मेन पॉइंट समझ सके। फिर है ट्राइंग टू डेवलप रूबिक्स टू एवेल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ फॉर द स्टूडेंट, यानी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ने कितनी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी नहीं, सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने कितना समझा है एक टॉपिक, और FA भी किसी टॉपिक के बारे के बाद ही होता है, खत्म होने के बाद में। और ऐसे जो होता है वो पूरा यूनिट हमारा जो कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद ऐसे होता है समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है, विच इज कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमेन एवेल्यूटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी, यानी कि इनमें से कौन सा जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी बताई गई है उनमें से कौन सा ये पॉइंट ठीक है, डोमेन। ओके, एवेल्यूटिंग मतलब सिंथेसाइज, यानी कि जब हम बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने कितना एवेल्यूट करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। पहला है क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग अ डाटा, यानी कि हम ग्राफ और चार्ट बनाते हैं। सेकंड है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि हम ये जज करते हैं कि बच्चों ने कितना सोल्यूशन उसका तार्किक रूप से हम कितना समझ पाया है। थर्ड है एवेल्यूटिंग द पर्सिस्टेंस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड, यानी कि डाटा जो हमें दिया हुआ है वो उसका सही हो या गलत होना। फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना कैटेगराइज किया है ऑब्जेक्ट को, है ना, न्यू वे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब एवेल्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि हम देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम जज करेंगे उसके लॉजिकल जो उसने जो सोल्यूशन दिया है, एक सोल्यूशन एक किसी भी सोल्यूशन देने का लॉजिकल तर्क उसने कैसे दिया है ये जानने की कोशिश, जज करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब सीधा जज करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जज करेंगे उसके लॉजिकल कॉन्सिस्टेंसी को, उसने जो सोल्यूशन बताया है बच्चे ने वो ठीक है कि नहीं, उसमें एक सही तर्क है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, एवोल्यूशन का एक पार्ट हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि टीचर मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद द डिसएडवांटेज लर्नर, यानी कि अगर आप डिसएडवांटेज लर्नर
को डील कर रहे हैं, तो आपको किस वैल्यू को में बिलीफ रखना चाहिए, यानी कि किस चीज़ पे आपको विश्वास रखना चाहिए अगर आप ऐसे मतलब पढ़ा रहे हैं। तो पहला है कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, यानी कि आपका खुद का उत्तरदायित्व बनता है कि आप उनको अच्छे से पढ़ाएं और सफल करें। सेकंड है हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि आप उससे हाई एक्सपेक्टेशंस रखें। थर्ड में है नो डिमांड फॉर एनी सॉर्ट ऑन द स्टूडेंट, यानी कि नो डिमांड, यानी कि आप कोई डिमांड ना करें, है ना। फोर इमीडिएट कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री, यानी कि आप उनको सही सलाह दीजिए अगर वो जल्दी शॉक में या फिर एंग्री में इस तरह से बिहेव करते हैं। तो देखिए, अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है, डील करना है, तो सबसे जरूरी है कि आप खुद ही उत्तरदायी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अकाउंटेबिलिटी ले, ताकि वो जो बच्चे समझ रहे हैं ना चीज़ों को, वो उनकी सक्सेस के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उनको पढ़ाएंगे उनको अच्छे से, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है कि टीचर मस्ट बिलीव इन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि स्टडिंग प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट कैन बी डील बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि जो ये हकलाने की प्रॉब्लम होती है, स्टडिंग हकलाना जिसको बोलते हैं, जो हमारा स्पीच की प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चों को होती है तो आप उसे कैसे कौन सा मेथड यूज करेंगे। पहला डिक्टेटेड स्पीच, तो ये नहीं होगा। प्रोलॉन्ग स्पीच, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे वाक्य को खींचकर बोलते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो हकलाने की प्रॉब्लम है थोड़ा मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर थर्ड है प्रोग्मेस्टिक, ये भी नहीं है। प्रोटेक्टेड, ये भी स्पीच नहीं है, तो खाली हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज प्रोलॉन्ग स्पीच। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शंस, stressing collaboration and leveraging non-learning technologies such as instant messaging intelligence are associated with which of the following design, ये सब जो बातें कही गई है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये किस चीज़ का रूप है एक तरीके से। पहला है एम्बेडेड लर्निंग, सेकंड है इंटरवेंशनल लर्निंग, फोर्थ है रेप्लिएट टू रेमिडियन, फोर्थ है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो देखिए ये किस चीज़ का पार्ट है, ये बेसिकली एम्बेडेड लर्निंग का पार्ट है, जहाँ पे चीज़ें सारी चीज़ें मिलकर काम करती है। ये इमीडिएट कनेक्शन की बात करें, स्ट्रेस कोलैबोरेशन की बात करें, कि लेवरेजिंग की बात करें, ये सारी क्या होती है टेक्नोलॉजी मिलके काम करती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज एम्बेडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वे, यानी कि समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पर असेसमेंट आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्नर अचीव्स मिनिमम की, यानी कि आप आकलन तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चों के कम मार्क्स ना आ जाए, तो ये तो ऐसे रॉन्ग है। सेकंड है टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब बुक टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक क्या करते हैं, खाली जो प्रिस्क्राइब बुक है स्कूलों ने प्रिस्क्राइब कर दिया, उसी के हिसाब से पढ़ाने लगते हैं, ताकि क्या हो उनके ऊपर जो बर्डन है पढ़ाने का वो कम हो सके। फिर है देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मेनी प्रॉब्लम एज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है इन सॉल्विंग, मतलब जितनी प्रॉब्लम हो सके वो सॉल्व कर सके। फिर है फोर्थ में है टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर, यानी कि अध्यापक क्या करती है एक डाइवर्स माहौल खड़ा करती है, जहाँ पे अलग अलग तरीके का माहौल खड़ा करती है, जहाँ पर बच्चों का अर्थपूर्ण तरीके से लर्निंग हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आपको टीचर को पढ़ाना है वैसे, तो वो क्या कर सकती है बच्चों के एक्सपीरियंस को लेके अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि इनमें से कौन सा एक अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हम गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सही है, अप्रोप्रिएट सही है। पहला है कि मैनी मोर एक्सरसाइजेस ऑफ द सेम टाइप इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, यानी कि हम अलग बच्चों से ज़्यादा उनको होमवर्क देंगे। सेकंड है आस्किंग हिम हर टू ट्यूटर द पीयर टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हिम बिजी, यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको ट्यूटरिंग यानी कि ट्यूटरिंग देने की सलाह दे सकते हैं, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो बिजी रह सके। फिर थर्ड में क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे ये प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के नए टॉपिक के हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ों को उसमें खुद लिखते हैं, तो बच्चे को कहेंगे कि हर एक साइंस की बुक में जो टॉपिक है फिर कुछ भी है उसका प्रोटोटाइप बनाइए, कि अपने हिसाब से उसे हमें लिख के लाइए, कुछ भी बनाइए, एक मॉडल बनाइए जो डिफरेंट थीम पे हो, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पे हो, है ना, ये बात हो रही है इसमें। तो ये तो ठीक हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है बच्चों की क्रिएटिविटी या फिर उसकी जो इंटेलिजेंस है
वो और बढ़ेगी क्योंकि वो खुद अपने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करता है। फोर्थ ने बोला हुआ है कि लेटिंग हिम हर फिनिश द टेक्स्ट बुक ऑन हर ओन बिफोर द एंटायर क्लास, यानी कि हम क्या करेंगे, वो खुद से अपनी टेक्स्ट बुक को खत्म करेगा उससे पहले। हाँ, इन हर ओन बिफोर, हाँ तो ये बात होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, विच इज क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है कि मैनी मेजर हैव बीन कि टेकन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल टू चेक द ड्रॉप आउट केसेस इन द स्कूल, यानी कि अब तक बहुत सारे ऐसे मेजर लिए जा चुके हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है स्कूल से बच्चे स्कूल छोड़ क्यों देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशनल रीजन फॉर द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि इनमें से कौन सा एक रीजन होता है जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो पहला बोला हुआ है कि देयर इज अ लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच इज बैकग्राउंड एंड टॉयलेट्स, यानी कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कमी होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टॉयलेट्स हो गए। तो देखिए ये तो होता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सब प्रोवाइड करती है। सेकंड में है टीचर आर नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड अ पेड लेसर, यानी कि अध्यापक को क्या होता है, आप कम सैलरी दी जाती है। तो देखिए ये भी नहीं होता क्योंकि बल्कि गवर्नमेंट टीचर्स को तो हाई सैलरी दी जाती है, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को कम दी जाती है। थर्ड ने बोला हुआ है कि टीचर हैव नॉट बीन सेंसिटिव अबाउट द नीड ऑफ द ट्रीटिंग चिल्ड्रन वेल, यानी कि वो लोग बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, इस वजह से बच्चे छोड़ के चले जाते हैं स्कूल। फोर्थ में बोला है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन वो रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के पास दूसरा करिकुलम अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इस वजह से वो क्या करते हैं, स्कूल जो रिजेक्ट कर देते हैं जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए ये करेक्ट है क्योंकि देखिए अगर स्कूलों में करिकुलम उनके हिसाब से नहीं होगा, चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे, टीचर उनको ढंग से नहीं बता पाएगा, और उस वजह से ये जो चीज़ होती है ड्रॉप आउट की वो इंक्रीज होती है। बाकी सब तो ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे, बाकी जो ये जो ऑप्शन है ये हमको बता रहा है कि स्कूल में ड्रॉप आउट की वजह ये होती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, यानी कि जो अधिगम अक्षमता होती है वो क्या होती है। पहले होती है ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड कल्चर हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग दैम, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव और फैक्ट्स होते हैं कल्चर में उसका कोई रोल ही नहीं होता है। थर्ड ने बोला है सिनोमिनियंस विद डिलेक्सिया, यानी कि बिल्कुल डिलेक्सिया का अपोजिट है, पर्यायवाची है। तो ये भी नहीं होता क्योंकि डिलेक्सिया जो होता है वो लर्निंग का पार्ट, डिसेबिलिटी का पार्ट होता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरक नहीं होता कि वही होता है, वो नहीं होता। फिर है ऑल्सो प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन विद द एवरेज और अबव एवरेज, यानी कि ये इन बच्चों में भी मिलता है जो एवरेज और अबव एवरेज में आते हैं। फोर्थ ने बोला है कि नॉट इम्यूटेबल रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला है कि टाइम और नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसी में भी पाई जा सकती है, ये जो क्योंकि ये अलग अलग तरीके की बहुत तरीके की होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्किया, मैथ की प्रॉब्लम हो गई है या फिर डिस्प्रेसिया, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ये किसी में भी हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे हमारा IQ से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली ऑफ सक्सेस इन स्कूल वेयर्स, यानी कि जो बच्चे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ होता है। पहला है अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इन अ प्लेस, यानी कि जहाँ पर बच्चों को करिकुलम को फ्लेक्सिबल, यानी कि जिस करिकुलम में हम बदलाव ला सकते हैं अपने हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होता है। सेकंड ने बोला कि होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि जहाँ पर एक होमोजीनियस ग्रुप मैंने आपको समझाया था जहाँ पर एक ही तरह के बच्चे होते हैं इंटेलिजेंस में, है ना। और थर्ड में है द एम्फेसिस इज ओनली ऑन हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि जहाँ पर खाली सिर्फ हाई लेवल की एकेडमिक जो होती है उसको फॉलो किया जाए। हाई ऑर्डर यानी कि एकेडमिक मतलब जब हाई लेवल की हम पढ़ाई करवाते हैं वहाँ पे। फोर्थ ने बोला है कि टीचर सेंट्रिक पेडागोगी इज इन फैक्ट, यानी कि जहाँ पे टीचर सेंट्रिक, यहाँ पे जो अध्यापक के हिसाब से जो पेडागोगी होती है उसको पढ़ाया जाता है तब इफेक्टिव होती है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाइए। यही नहीं है कि खाली जो किताबों में दे रखा है एक प्रिस्क्राइब चीज़ें दे रखी हैं, एक निर्धारित चीज़ें दे रखी है करिकुलम, उसको फॉलो करें, बल्कि आप अलग अलग तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 23 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल इज इन प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंटरेक्शनल कन्वर्सेशन आने की जो तो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, कॉग्निटिव चीज़ों इंटरेक्शनल कॉन्वर्सेशन जो
संज्ञानात्मक चीजें होती हैं और जो हम निर्देशित कन्वर्सेशन से देते हैं उसको। पहला है कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं वो एक सोशल एक्टिविटी पे बेस्ड होता है। सेकंड में है आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ये निगमनात्मक तर्क के रूप में होता है। थर्ड है एम्फेसाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, यानी कि क्या किस पे फोकस करता है, जो हम टेक्सचुअल मटेरियल यानी कि जो लिखित रूप में हमारे पास मटेरियल है उस पर ही फोकस करता है। फोर्थ में हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव द एफिशिएंसी, यानी कि कहता है कि हमको जो उस पर फोकस करता है, जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर फोकस करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जो हम कॉग्निटिव और इंटरेक्शन में क्या होगा कि आप सोशल एक्टिविटी की तरह, एक्टिविटी यानी कि लर्निंग की तरह आप चीज़ों को सीख सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, विच इज कॉन्सीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। और क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि Which of the following should be right way for a teacher who intend to correct errors of his students, यानी कि इनमें से कौन सा सही रास्ता है जो एक टीचर लेगी अब बच्चों के आंसर सही करने के लिए। पहला है he or she must correct every errors of his students even if it requires last sitting in the school, यानी कि उसको टीचर्स को क्या करना चाहिए, उसको बच्चों के आंसर सही करने चाहिए, भले उसको बच्चों को लेट तक क्यों ना बैठाना पड़ जाए, देर तक। सेकंड में he should correct at least frequent errors more often than the high frequent and generally errors, यानी कि उसे जो कम गलतियां हो रही है उसको तो सही करना चाहिए, जहाँ तक कि उसकी ज़्यादा जो गलतियां आ रही है उसको छोड़ के। फिर है he should correct errors that इंटरफेस विद द जनरल मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको वो चीज़ें तो बहुत ही तरीके से सही करनी चाहिए जो एक जनरल मीनिंग यानी कि एक जो नॉर्मल जो अर्थ निकल रहा है और अंडरस्टैंडिंग अगर वो गलत होते तो उसको तो बिल्कुल भी ही करेक्ट करना चाहिए। फोर्थ में बोला है कि ही शुड नॉट कंडक्ट एरर्स इफ इट इरिटेट्स चिल्ड्रन, यानी कि उसको उसकी गलतियां नहीं बतानी चाहिए अगर बच्चे इससे इरिटेट हो रहे। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि देर तक बैठने की क्या बात होती है इसमें। सेकंड में बोला था कि खाली जो गलती हो रही है तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो खाली सही हो जाएगा, जिसमें बोला हुआ है कि हमें जो बच्चों की मीनिंग गलत हो रही है उसको सही करवाना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है कि द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्किल भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है एक सिवाय। पहला है कि अवेयरनेस ऑफ इमोशन, यानी कि आपको इमोशंस का यानी हम बेसिकली हमको नेगेटिव का बताना है। इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन कौन जुड़ा है वो तो 3 हो जाएंगे और जो खाली जो नहीं जुड़ा है उसकी बात हो रही है। पहला है अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, तो ये भी ठीक है कि हमें अपने अवेयरनेस का पता होना चाहिए। फिर है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, यानी कि देखिए अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, तो ये भी करेक्ट है। खाली हमारा फोर्थ जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट हो जाता है, विच इज एमिकेबल रिलेशन विद द क्लास फेलोज। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। While appearing is an assessment, Devika find her arousal as energizing, whereas Rajesh find the arousal as discouraging. These emotional experience are most likely to differ with respect to, यानी कि जो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, राजेश और देविका। देविका जो उसको जब कुछ भी तारीफ होती है उसको उत्साहित वो बहुत ही खुश हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। बल्कि राजेश क्या करता है वो डिस्करेज हो जाता है ना। ये दो इमोशंस की बात हो रही है, एक उत्तेजना की और एक डिस्करेजमेंट की बात हो रही है इसमें। तो ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है अलग अलग। तो पहला है कि द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेकेंड है द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, द लेवल ऑफ अडेप्टेशन और द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, यानी कि सेम चीज़ पे, यानी कि अगर दोनों का ही आकलन हो रहा है तो एक उत्साहित हो जा रहा है एक डिस्करेज हो जा रहा है ना। तो 2 चीज़ हो रही है। अब 2 चीजें हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे सामने, इमोशंस का तो अलग अलग हो गया, बट ये क्या करें अडेप्ट करें, एक ही सिचुएशन को दोनों अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, द लेवल ऑफ अडेप्टेशन दोनों का अलग अलग है, इस वजह से ये जो आंसर हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट दिस स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हमारे भारत की सरकार ने उसने जो स्कीम निकाली हुई है उसके हिसाब से जो ये कौन सी स्कीम सही है ना। पहला है कि ताकि जो मोटिवेशन की थ्योरी है उसके हिसाब से क्या सही होगा मोटिवेट करने के लिए। पहला है बिहेवियरिस्टिक, दूसरा है सोशल कल्चर, थर्ड है कॉग्निस्टिक या फोर्थ है ह्यूमनिस्टिक। तो देखिए यहाँ पे मिड डे मील शुरू इसलिए
की गई थी ताकि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि उनको अपने माँ बाप की हेल्प करनी पड़ती है अपने घरों में जाके, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें खुद उनके माँ बाप उनको काम करवाने के लिए, ताकि बच्चे एक टाइम का खाना तो खा सके, इसलिए ये लेके आई गई थी ये स्कीम। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? ये ह्यूमनिज्म का पार्ट है कि आप इसमें आप एक मानवतावाद का लाते हो कि अगर बच्चे एक टाइम का खाना खाने के उसमें भी अगर आते हैं तो स्टडी कर पाएंगे, है ना। इस वजह से ये क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि अटैचिंग importance to the home setting of student for understanding children behavior and using this information for building effective pedagogy is related to which of the following theories of learning। यानी कि इसमें से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों के बिहेवियर के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग इफेक्टिव पेडागोगी के लिए इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बताया? पहला है कि बिहेवियरिस्टिक, सेकंड है इकोलॉजिकल, थर्ड है कंस्ट्रक्टिव, फोर्थ है सोशल कंस्ट्रक्टिव। तो देखिए, अगर हम घर की बात करें कि आखिर एक बच्चे का व्यवहार, फिर उसी घर से क्या रिलेशन हो रहा है, होम सेटिंग ऑफ स्टूडेंट, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे का जो घर में क्या माहौल है उससे क्या होगा, हम ये जान पाएंगे, इकोलॉजिकल वे में जान पाएंगे। क्योंकि बच्चे के मानसिक स्तर होता है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल वे में जो थ्योरी है उसके हिसाब से दिया जाता है कि उसके घर पे क्या असर पड़ रहा है, वो बच्चे के लर्निंग पे भी असर कहीं ना कहीं करता है। अगर उसके घर का माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे कर सकता है ना। तो इकोलॉजिकल का जो सीक्वेंस है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विद एन इनअटेंटिव चाइल्ड इन द क्लासरूम। देखिए, अब आपके सामने एक बच्चा है जो इनअटेंटिव है, जो क्लास में मतलब अटेंटिव नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे? पहला है कि नेक द चाइल्ड एज फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड क्लास टू मेक हर रियलाइज, यानी कि आप क्या करोगे? आप बच्चों को डांटोगे सब बच्चों के सामने, तो ये तो आप करोगे नहीं। सेकंड है मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रक्शन रिड्यूस एरिया, यानी कि आप ऐसी जगह उसको बिठाओगे जहाँ पर उसको डिस्टर्ब बच्चे ना कर सके। थर्ड है अलाउ द चाइल्ड टू स्टैंड वाइल वर्किंग सो इनेबल द चाइल्ड टू फोकस एट, यानी कि आप बच्चों को क्या करोगे? खड़ा कर दोगे काम करते हुए, तो ये भी आप नहीं कर सकते। फोर्थ में प्रोवाइड द चाइल्ड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू रिफ्रेश हिज अटेंशन, यानी कि आप उसको ब्रेक्स दोगे ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि आप उसे ऐसी जगह पे बैठाओगे जहाँ पे उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ये थे चाइल्ड पेडागोगी में आए हुए प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।